जैसा कि हमने कल जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने मनोविज्ञान के संबंध में कुछ तथ्य या यूँ कहें कि जो मनोविज्ञान है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसका उद्भव कैसे हुआ और उसकी जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो क्या थी, उनके संबंध में हमने जाना। दोस्तों, आज हमारा ये जो दूसरा पार्ट है मनोविज्ञान से संबंधित नोट्स का, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की सामान्य परिचय और कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं और जो इसकी प्रमुख शाखाएं हैं जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पुटअप होते रहते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं आपको पसंद आए हैं, आपको रुझान आपका बढ़ता है यदि, और आपके लिए यदि हेल्पफुल हो, तो मैं बहुत ही आभारी रहूँगा गॉड का कि ये आपकी सफलता में आपके लिए मार्गदर्शक का काम करें। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज हमारे इस मनोविज्ञान से जुड़े हुए अगले पार्ट का। जैसे कि मनोविज्ञान की सामान्य परिभाषा सभी परिभाषाओं से मिलकर के हम अगर डिस्कस करें कि मनोविज्ञान है क्या, तो ध्यान देना दोस्तों, संक्षिप्त भाषा में मैं कहूँ तो सभी प्राणियों जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य आदि की मानसिक क्रियाओं जैसे संवेदन को इंग्लिश में सेंसेशन बोलते हैं, अवधान को अटेंशन बोलते हैं, प्रत्यक्षण जिसको इंग्लिश में परसेप्शन बोलते हैं, अधिगम जिसे लर्निंग बोलते हैं, स्मृति जिसे मेमोरी बोलते हैं, चिंतन थिंकिंग बोलते हैं आदि अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक शाखा को मनोविज्ञान कहते हैं। यह वैज्ञानिक शाखा मनोविज्ञान कहलाती है। दोस्तों, जो मनोविज्ञान है क्या है? मनोविज्ञान में सभी प्रकार के प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी प्रकार के जो प्राणी हैं उनकी मानसिक क्रियाओं का तथा उनके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। और एक क्रमबद्ध अध्ययन भी किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से। क्योंकि हमने कल पढ़ा था सन 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद से इसे साइंटिफिक रूप मिल चुका था। इसीलिए किसी भी प्रकार का, किसी भी प्राणी का जो क्रमबद्ध व्यवहार का क्रमबद्ध जो अध्ययन है उसको वैज्ञानिक तरीके से करने वाली शाखा को मनोविज्ञान कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें प्राणियों के व्यवहार के साथ साथ मानसिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम जो कल मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, जैसे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। वुडवर्थ ने जो मनोविज्ञान की जैसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, अब इसमें व्यवहार की विधि का अध्ययन किया जाता है। वहीं जो मैकडूगल की परिभाषा थी कि मैकडूगल कहते हैं, स्किनर कहते हैं कि यह व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है, और वो ये भी कहते हैं कि 20वीं सदी बालक की शताब्दी है। और वॉटसन कहते हैं कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं जैसा चाहूँ उसे मैं बना सकता हूँ। और इसी प्रकार से वॉटसन ये भी कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। तो कुछ परिभाषाएं हमने कल पढ़ी थी जो एग्जाम में अक्सर आती रहती है। उनके साथ ही साथ कुछ और अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछने के चांसेस बने रहते हैं। जैसे वुडवर्थ की एक और परिभाषा हमें याद रखनी होगी। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वहीं बोरिंग की एक और परिभाषा, बोरिंग की पहली परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये ध्यान रखना दोस्तों, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मन महोदय कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध
व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। गैरिसन कहते हैं मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। ध्यान देना दोस्तों, मनोविज्ञान यहाँ पर प्रत्यक्ष मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। कौन कहते हैं? गैरिसन। जबकि गार्डनर मर्फी कहते हैं मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार ये कुछ और अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि हमारे एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं, हमें याद रखनी चाहिए। तत्पश्चात हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्योंकि मैंने जब 2015-16 वाली जो फर्स्ट ग्रेड थी उसमें कई सारे प्रश्न यहाँ से देखे थे। प्रश्न सीधा सा बन जाता है, निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, या फिर उपयुक्त में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा है। बहुत इजी है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। जैसे हमारी पहली शाखा है सामान्य मनोविज्ञान, दूसरी शाखा है असामान्य मनोविज्ञान, तीसरी शाखा है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल करके। बाल मनोविज्ञान के जो जनक हैं प्लेटो कहलाते हैं। किशोर मनोविज्ञान जिसके जनक स्टैनले हॉल हैं। तो बाल मनोविज्ञान हमारे सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे। किशोर मनोविज्ञान के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। पांचवी हमारी शाखा है वो है प्रौढ़ मनोविज्ञान, जिसमें किशोर 19 साल से ऊपर वालों का अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात आती है सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान किसकी देन है? अल्बर्ट भांडुरा की। देन 7वें नंबर पर हमारी शाखा है चिकित्सा मनोविज्ञान। चिकित्सा मनोविज्ञान हिप्पोक्रेटस की देन है। परामनोविज्ञान जो कि सबसे आधुनिक मनोविज्ञान जिसे हम कह सकें, या जो सबसे नवीन ब्रांच जो है, नवीनतम शाखा मनोविज्ञान की जो है वो है परामनोविज्ञान। अगर हमारे प्रश्न बन जाता है कि जो चतुर्वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो निम्न में से कौन से वेद के ऊपर परामनोविज्ञान रिसर्च कर रहा है? तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो मुख्य बातें हैं दोस्तों, वो भूत प्रेत की या जो भी जो ये अननेचुरल थिंग्स होती है कि वे भूत है या नहीं, ये जादू टोने क्या है, उन सभी गुत्थियों पर जो समाधान से संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए जो मनोविज्ञान कार्यरत है वो है परामनोविज्ञान, जिसका उद्भव लगभग 2008 के आसपास से माना जाता है। यह अमेरिका के अंदर इसके ऊपर शोध कार्य चल रहे हैं। उसके बाद जो मुख्य मनोविज्ञान आती है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का भी हम आगे चल करके डिटेल से अध्ययन करेंगे। एक और प्रश्न हमारे सामने कई बार एग्जाम में देखा गया कि पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो पशु मनोविज्ञान वॉटसन। वॉटसन कौन? वही, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं जैसा चाहूं उसे बना सकता हूं। अगला जो है तुलनात्मक मनोविज्ञान। तुलनात्मक मनोविज्ञान चार्ल्स डार्विन के देन है। वहीं विभेदक मनोविज्ञान फ्रांसिस गाल्टन की देन है। अपराध मनोविज्ञान सीजर लम्ब्रेसो की देन है। नैदानिक मनोविज्ञान टाइडमैन की देन है। नैदानिक जो मनोविज्ञान है दोस्तों, इस नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं, जैसे मानसिक समस्याएं हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया एक बीमारी चलती है ना, तो कई प्रकार की जो मानसिक बीमारियां होती है, विकार होते हैं, उनके कारणों का पता लगाया जाता है तथा उनका समाधान नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वहीं आनुवांशिक जो मनोविज्ञान है, जी मेंडल, ग्रेगर मेंडल की देन है। विकासात्मक मनोविज्ञान, इसके बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, जीन प्याजे की देन है। उसके बाद जो हमारी अगली ब्रांच है, शाखा, जिसे गतिशील मनोविज्ञान का नाम दिया है, कर्ट लेवन की देन है। उसके बाद शरीर क्रिया मनोविज्ञान जो कि विलियम मैकडूगल की देन है। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे, विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या है? सोचो। बताया था मैंने कल, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद विकृति मनोविज्ञान है, सैन्य मनोविज्ञान है, व्यावसायिक मनोविज्ञान है, औद्योगिक मनोविज्ञान है, प्रायोगिक मनोविज्ञान। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंटे, कल हमने पढ़ा था। 1879 में
लिपजिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये जो प्रायोगिक मनोविज्ञान है इसे आधुनिक मनोविज्ञान की प्राचीनतम शाखा भी माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान की प्राचीनतम शाखा, ध्यान रखना दोस्तों, कई जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है मनोविज्ञान की प्राचीनतम शाखा नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? 1879, जब प्रायोगिक मनोविज्ञान मतलब प्रयोगशाला की स्थापना की गई, इसीलिए इसे आधुनिक मनोविज्ञान की प्राचीनतम शाखा माना जाता है, जिसके अंतर्गत जो समस्या हैं उनके समाधानों का वैज्ञानिक तरीके से समाधान किया जाता है। विधिक मनोविज्ञान जो कि कानून से संबंधित मनोविज्ञान है। उसके बाद गणितीय मनोविज्ञान, योग मनोविज्ञान, जीव वैज्ञानिक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो दोस्तों, इस प्रकार से लगभग 28 शाखाएं आज हमने इस लेक्चर में पढ़ी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए, अगर आप लोग इन नोट्स को सही तरीके से पढ़ते हो, अपनी नोटबुक में आप चाहो तो इनको एक अलग सेपरेट नोटबुक बना सकते हो, उसमें एक एक करके लिख सकते हो। मैं आपको पूरे जो नोट्स है मेरे पास सभी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि ये वही नोट्स हैं जिससे भी मुझे जो आज मैं आपके सामने हूँ ये इसी की देन हूँ। दोस्तों, आप सभी के लिए ये नोट्स बहुत लाभदायक हों ऐसी मैं आशा करता हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो साइकोलॉजी है, जो इंग्लिश है, अगर पसंद आती हो तो आप अधिक से अधिक इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझसे मार्गदर्शक ले सकते हैं, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और यदि इन नोट्स की PDF की आवश्यकता हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से आपको धन्यवाद।